जय हिंद। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूँ मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में जीव विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भोजन के पाचन के लिए लार की क्या भूमिका है। देखिए, भोजन जब हम लोग खाते हैं तो उसको पचाने के लिए लार की क्या भूमिका है, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, भोजन जब हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी अंतर्ग्रहण मतलब होता है खाना। जब हम भोजन खाते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, तब लार में मौजूद एमिलेज एंजाइम उसमें मिक्स हो जाता है। अब जो लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, एमिलेज, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, तो एमिलेज एंजाइम उपस्थित होता है। तो ये इसके साथ मिक्स हो जाता है, जो भोजन हम लोग खाते हैं उसके साथ मिक्स हो जाता है। और कुछ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी ये तो बंद हो गया तो इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं। और कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट वाला पदार्थ तत्व खाते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट वाला पदार्थ खाते हैं तो उसका जो पाचन होता है, पाचन की क्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कहा जाता है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन से हैं, इसके उत्पादन क्या है। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर हो या 5 नंबर हो, डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है, ये क्वेश्चन सर है। तो देखिए, अब इसका आंसर देखते हैं। तो स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित है तो इसको नीचे हम लोग को लिखना है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, यानी स्वपोषण का मतलब होता है वे सारे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे हो गया पेड़ पौधा, क्या हो गया, पेड़ पौधा, ये क्या है, स्वपोषण है। पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषण है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, क्या क्या परिस्थितियाँ, कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, उसके उत्पाद क्या है। तो यहाँ पे परिस्थितियाँ निम्न हैं। पहला है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति एकदम ज़रूरी है भोजन को बनाने के लिए। उसके बाद क्लोरोफिल की उपस्थिति, यह भी एकदम ज़रूरी है। क्लोरोफिल, बिना क्लोरोफिल की उपस्थिति के पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, अब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 की भी उपस्थिति होनी चाहिए। कोई भी पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के लिए, स्वपोषण की बात कहा जा रहा है तो पेड़ पौधा ही आएगा। तो यहाँ पे अपना भोजन बनाने के लिए किस चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति भी होनी चाहिए। अब दूसरी बात, तीसरी यहाँ पे है जल की उपस्थिति है, जल की उपस्थिति भी होनी चाहिए। देखिए, अब स्वपोषण के उत्पादन है। अब स्वपोषण के उत्पादन किस उत्पादन, जब स्वपोषण की क्रिया हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है, तो स्वपोषण यानी जो जीव होता है उसमें क्या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित है। देखिए, अब कूपिका का मतलब क्या होता है, जो हम लोग का फेफड़ा होता है, फेफड़ा हो गया, तो इसके अंदर एक छोटा छोटा सा गुब्बारा जैसा होता है, इसके अंदर गुब्बारा की तरह बहुत ही छोटा छोटा होता है, जिसको हम लोग कूपिका कहते हैं। तो कह रहा है कि गैसों के अधिकतम विन्यास, यानी गैस हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, उसका विन्यास विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिलंबित है। देखिए, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसा होता है। यहाँ पे बता रहे हैं छोटे छोटे होता है, जो गुब्बारे जैसा अंत में होता है, गुब्बारे जैसे रचना में अंकुरित हो जाता है
जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका किसे कहते हैं? तो वही कहा है ना कि फेफड़े के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। देखिए अंतर अक्सर 5 नंबर में पूछता है। अगर 2 नंबर में पूछता है तो अंतर लिख देंगे, 5 नंबर में पूछेगा तो उसका अंतर लिख देंगे। उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। अब वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना है, उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट भी करना है। तो इसका आंसर क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वायवीय श्वसन, समझे? उसका लिखेंगे सबसे पहला जो डिफिनेशन हम लोग यहाँ तक लेंगे तो वायवीय श्वसन का ये डिफिनेशन है, जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है। देखिए जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, श्वसन की क्रिया जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वायवीय, यानी वायवीय मतलब वायु की उपस्थिति में है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और इसका अपोजिट अवायवीय, जब श्वसन की प्रतिक्रिया वायु की अनुपस्थिति में हो, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए जैसे मनुष्य में वायवीय श्वसन की प्रतिक्रिया होती है, मनुष्य में वायवीय श्वसन की होती है, जो श्वसन की क्रिया हम लोग के अंदर होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि यहाँ पर ईस्ट में, सॉरी मैं लिखा गया में होगा, ईस्ट में अवायवीय श्वसन की प्रतिक्रिया पाई जाती है। यानी ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है। किसके अंदर? ईस्ट के अंदर। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि किस जीव में अवायवीय श्वसन होता है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं? ईस्ट कर सकते हैं। किस जीव में ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है? तो मनुष्य में, ये सभी प्रकार के जानवर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अब आमाशय जो पेट है उसमें अम्ल यानी एसिड की क्या भूमिका है, अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्न है। अब नंबर 1 में देखते हैं, यह अभिक्रियाशील एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करती है। देखिए अब जो अभिक्रियाशील जो भी एंजाइम होता है उसको अभिक्रिया कराने में कौन होता है? अम्लीय प्रदान करती है, जिससे वे प्रतिक्रिया अवस्था में आ जाता है, सॉरी क्रियाशील अवस्था में आ जाता है। वह क्रियाशील अवस्था में यानी जो भी एंजाइम क्रिया करना चाहता है तो उसको अम्ल देता है, अम्लीय माध्यम में ये प्रदान कर देता है। कौन सा? अम्ल। तो अब वो क्रियाशील में आ जाता है। नंबर 2 में कहता है यह भोजन में द्विमान सूक्ष्म जीवों को मार देता है। अब भोजन जो हम लोग खाते हैं उसमें जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होता है उसको कौन? अम्ल मार देता है। अम्ल बड़ा खतरनाक होता है तो मार देता है। यह भोजन को नरम कर देता है, और जो अम्ल जो होता है ये भोजन खाते हैं तो उसको नरम कर देता है। तो इसका सिंपल हम लोग अपने रियल लाइफ से भी ले सकते हैं। ये 2 एग्जाम्पल 2 नंबर और 3 नंबर एकदम अपने रियल लाइफ से है कि हम लोग भोजन खाएंगे, जाहिर सी बात है उसके साथ कुछ ना कुछ कीटाणु अंदर जाएगा। जब कीटाणु जाएगा तो उसको क्या करता है कि अम्ल उसको मार देता है। इस तरफ आप ऐसे देख सकते हैं, यह भोजन को नरम कर देता है या अम्ल भोजन को नरम कर देता है। और ये एक कुछ उदाहरण नंबर जो 1 है, सॉरी एग्जाम्पल जो 1 नंबर है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन ये भी आसान है कि क्रियाशील एंजाइम यानी जो भी एंजाइम क्रियाशील होगा उसका अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे क्रियाशील। अब अम्लीय माध्यम किस लिए प्रदान करेगा? क्योंकि वो क्रियाशील हो सके, क्रियाशील की अवस्था में आ सके, इसलिए वो अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव के अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभदायक है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जलीय जीव जो जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जैसे देखिए जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है ना, तो जो ऑक्सीजन, वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि
जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा के तुलना में बहुत कम होता है। अब O2 ऑक्सीजन, अब जो हम लोगों को यहाँ पे हम लोग को वायुमंडल में बहुत सारा ऑक्सीजन है लेकिन जल में बहुत कम होता है। तो इसका कारण यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि यही, फिर से एक बार इसका आंसर दोहराते हैं, जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन यानी जल में जो भी ऑक्सीजन मिला है उसका उपयोग करता है, जबकि स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करता है, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम अतः स्थलीय के तुलना में बहुत कम होती है। इस अपने हिसाब से डिफिनेशन लिखना जरूरी नहीं, मैं ये बताया हूँ तो यही डिफिनेशन लिख सकते हैं, इसको समझ लेना है और अपने हिसाब से लिखना है। इसीलिए जलीय जीव श्वसन होता, श्वास लिखा गया, श्वसन होगा, श्वसन दर स्थलीय जीव के अपेक्षा द्रुत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देता है स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर। फिर अंतर वाली बात आ गया। ठीक है, सबसे पहले स्वपोषी, जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो सब के सब क्या होगा, स्वपोषी हो जाएगा। उसी तरह विषमपोषी क्या होगा, वे जीव जो अपना भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है उसे विषम या परपोषी कहते हैं। विषमपोषी या परपोषी याद रखिएगा, विषमपोषी या परपोषी दोनों बात याद रखिएगा। जैसे मनुष्य, हम लोगों को अगर भोजन बनाना होगा तो हम लोग किसी न किसी जीव पे आश्रित है। जैसे हम लोग को चावल बनाना होगा, उसके लिए मैंने खेत पर आश्रित हो गया, खेत पौधे को दिया, पौधा से हम लोग निकाले, उसको दौनी कर करके निकाल करके उसके बाद हम लोग चावल बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा लंबी हो जाती है, तो ये हम किसी न किसी पे आश्रित हैं। उसी तरह इसमें विषमपोषी में है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। क्षुद्रांत मतलब समझ रहे हैं ना, छोटी आंत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। देखिए, छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली के समान प्रवर्ध होता है। अब छोटी आंत हो गया, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे उंगली के समान रचना बहुत सारी होती है जो अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देता है। देखिए, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो वो ये अमाशय आपका हो गया पेट, तो अमाशय में 3 घंटा रहता है। इसके बाद फिर यहाँ से धकेल करके क्या भेज देता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भेज देता है तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे भोजन टूट गया, टूटने के बाद यहाँ पे आने के बाद पचता है और इससे जो भी हम लोग विटामिन खाए होंगे, प्रोटीन खाए होंगे, प्रोटीन वाला फल खाए होंगे या जो भी खाए होंगे, तो उसको यहाँ से अवशोषित करता है छोटी आंत में। तो अवशोषित करने के लिए क्या होता है, उंगली की समान एक रचना होती है जो किसके अंदर, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के आंतरिक सतह पर अंदर रहता है, जो अवशोषित सतही क्षेत्र को बढ़ा देता है। यानी इसके अंदर अवशोषित होकर के फिर यहाँ से हम लोग का बड़ी आंत मिल जाता है, तो यहाँ से ये क्या करता है, बड़ी आंत में धकेल देता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। घास खाने वाले शाकाहारी जंतु की लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता क्यों होती है। अब घास खाने वाले जो जंतु होती हैं ना, मनुष्य के अपेक्षा घास खाने वाले जंतु की क्षुद्रांत यानी छोटी आंत लंबी होती है। समझे, छोटी आंत लंबी होती है तो क्यों होती है, इसका देना रीज़न। तो घास खाने वाले शाकाहारी जंतु को सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी अब वो क्या खाता है, सेल्यूलोज खाता है। अब सेल्यूलोज को पचाने के लिए जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा टाइम चाहिए, इसलिए उसकी छोटी आंत क्या होती है, लंबी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। वसा का पाचन कैसे होता है इसको बताना। देखिए, वसा का पाचन अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम से होता है। अब देखिए,
क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो लाइपेज, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो लाइपेज। ये कहाँ से स्रावित होता है, तो आमाशय से स्रावित होता है। अब पूछेगा क्वेश्चन अगर कि आमाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो लाइपेज। वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम उपयुक्त है, तो लाइपेज। अब लाइपेज कहाँ से स्रावित होता है, तो आमाशय से। लाइपेज कौन से किस प्रकार के मतलब वसा को पचाने के लिए, वही बात हो जाएगा इसका क्वेश्चन। यह प्रक्रिया क्षुद्रांत में होता है, यानी छोटी आंत में। अब पूछेगा यहाँ पे कि वसा की पाचन की क्रिया कहाँ होती है, तो छोटी आंत में। आप यहाँ से एक सब्जेक्टिव पढ़े, इसी में आप 3 से 4 ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए, तो इसको ध्यान से याद कीजिएगा, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब इसमें काम आ जाएगा। आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह करके 10 और क्वेश्चन किसी और साइंस के किसी और पार्ट का लेकर के आएंगे। जब के लिए जय हिंद।